यूपीएससी स्टैटिक प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ब्रिटिश रूल्स और रेगुलेशंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है, पिट्स इंडिया एक्ट वॉज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है या था। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इस्टेब्लिश किया। तीसरा कथन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा कथन कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस एक्ट के द्वारा कंपनी के पूरे अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा दे दिया गया था। तो निम्नलिखित कूट पर ध्यान दीजिए। कूट नंबर 1 है 1 और 2 सही है, करेक्ट की बात पूछ रहा है। बी है 1 एंड 3, सी है 2 एंड 3 और डी है 1, 2 एंड 3। इसका उत्तर है सी, मतलब 2 और 3 बस सही है। पहला कथन जो कि कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट वाज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये कथन गलत है। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। In a bid to rectify the defects of Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as Act of Settlement. तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उसमें कुछ खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1781 में उसका अमेंडमेंट किया। उस एक्ट को कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ना कि पिट्स इंडिया एक्ट को, जो कि 1784 में आया था। इस कारण पहला कथन गलत है। चलिए अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहला है, इस एक्ट ने डिस्टिंग्विश किया किसके बीच में, कॉमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल, मतलब कंपनी के जो भी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स थे, वाणिज्यिक और राजनीतिक मामले थे, उनके बीच में इस एक्ट ने मतलब उनको अलग अलग कर दिया। दूसरा कथन कहता है, इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वाणिज्यिक मामलों को मैनेज करने का वो दिया, पावर दी, मगर इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने की पावर दी। मतलब कॉमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा। इस कारण इसने डबल गवर्नमेंट का व्यवस्था स्थापित की, इसलिए दूसरा कथन हमारा सही है। और तीसरा इसका कथन कहता है, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सभी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू से संबंधित मामलों को सुपरवाइज करने का शक्ति दी। Thus, the act was significant for two reasons. First, the company's territory in India were for the first time called the British possessions. कंपनी की जो भारत में टेरिटरीज थी, पहली बार ब्रिटिश पजेशंस उनको नाम दिया गया। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। अब से कंपनी का जो भी अफेयर होगा, उसका कंट्रोलर, जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के अनुसार इंडियन रूलर्स वर, नंबर 1, नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। इंडियन रूलर्स को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को रखने का अधिकार नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, सपोज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स इन द प्रिंसली स्टेट। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, मतलब राजाओं के रियासतें थी, वहाँ पर इन सभी राजाओं को ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटेक्ट करना था। प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन से कथन गलत है, पहला या फिर दूसरा, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर दोनों सही हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, केवल 2, मतलब केवल दूसरा गलत है। चलिए इसका सॉल्यूशन, विश्लेषण देखते हैं। तो विश्लेषण है,
According to the term of this line, subsidiary lines, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. ये पहला कथन सही है। इसका मतलब भारतीय राजाओं को अपनी खुद के सशस्त्र बलों को रखने का अधिकार नहीं था, एंड दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और उनको कंपनी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना था। इस कारण हमारा दूसरा कथन गलत है, क्योंकि दूसरे कथन में कहा गया है कि भारत के राजा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ उल्टा है, कंपनी के लोग भारत के राजाओं को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। सो दैट द कंपनीज वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। इस कारण कंपनी को एक सब्सिडरी फोर्स मैनेज करना पड़ता था, इस कारण इसका नाम सब्सिडरी अलायंस रखा गया। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, और इसके बदले में इंडियन रूलर्स को एक पेमेंट देनी पड़ती थी, और अगर वो ये पेमेंट नहीं दे पाते थे तो उनकी टेरिटरी छीन ली जाती थी, रियासतें छीन ली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड बीजली, जब रिचर्ड बीजली भारत के गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, तब अवध के नवाब को देनी पड़ी थी अपनी आधी ज़मीन रियासत, और इसी तरह हैदराबाद से भी ले ली गई थी उसकी टेरिटरीज इस सब्सिडरी अलायंस के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाकस्त लैंड। बाकस्त ज़मीनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाकस्त लैंड वर दोज विच द टेनेंट्स लॉस्ट टू जमींदार्स मोस्टली ड्यूरिंग द डिप्रेशन ईयर्स बाय द वर्च्यू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट्स। पहला कथन कहता है बाकस्त लैंड वह ज़मीन थी जो कि सीमांत किसानों ने ज़मींदार को खो दिया था, क्योंकि पेमेंट नहीं कर पाए थे रेंट का। उसके तहत जो भी किराया था उस ज़मीन का, वो उसे डिप्रेशन के कारण नहीं दे पाए थे ज़मींदार को। और दूसरा कथन कहता है A legislative exercise was undertaken by the Congress ministries for the reduction of land and restoration of Baukust land। दूसरा कथन कहता है कि बाकस्त लैंड जो कि सीमांत किसानों ने खो दिया था ज़मींदार को, उसको वापस से देने के लिए किसानों को कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने ज़मीन का जो रेंट था उसे घटा दिया था, और उसके लिए एक नियम बनाया था, लेजिस्लेशन बनाया था। तो अब देखते हैं इनमें से, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा, या फिर दोनों गलत हैं। तो चलिए इसका उत्तर है सी, मतलब दोनों कथन सही हैं। सॉल्यूशन। द बाकस्त लैंड इशू बीकेम ए मेजर ग्राउंड ऑफ कंटेंशन बिटवीन द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा और कांग्रेस मिनिस्ट्री। कांग्रेस मिनिस्ट्री जब 1937 में फॉर्म्ड हुई थी, उस टाइम पे कांग्रेस और किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के बीच में ये बाकस्त ज़मीन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके वजह से दोनों में टकराव था। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैड इनिशिएटेड लेजिस्लेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ लैंड, मतलब दूसरा अपना कथन सही है, मतलब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने एक नियम बनाया जिसके तहत बाकस ज़मीनों में जो किराया देना पड़ता था उसको कम किया, और उस जो भी किसान बाकस लैंड खो दिए थे उनको उनकी ज़मीनें वापस मिल पाएँ, इसलिए नियम बनाया गया था। बाकस लैंड, अब पहले कथन पर देखते हैं। बाकस लैंड वर दोज विच द ऑक्यूपाई टेनेंट्स हैड लॉस्ट टू जमींदार, बिल्कुल सही है। मोस्टली ड्यूरिंग द डिप्रेशन ईयर्स, मतलब पहला कथन भी सही है। बाकस लैंड वह लैंड था जो कि सीमांत किसानों ने जमींदारों को खो दिया था, क्योंकि वो रेंट नहीं दे पाए थे। इसके बाद देखते हैं, बट द फॉर्मूला दैट वाज फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इन द लेजिस्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट विद द जमींदार डिड नॉट सेटिस्फाई द रेडिकल लीडर्स ऑफ द किसान सभा। लेकिन कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो 1937 में बनी थी, जो भी नियम बनाए थे वो किसान सभा के कुछ रेडिकल लीडर्स थे, उग्रवादी नेता थे, उनको ये फार्मूला सही नहीं लगा, मतलब वो नियम में जो भी फार्मूला था वो उन्हें पसंद नहीं आया, इस वजह से दोनों में काफ़ी तकरार थी। आगे लिखा, द लेजिस्लेशन गेव अ सर्टेन प्रोटेक्शन ऑन द लैंड बैक टू टेनेंट्स ऑन द कंडीशन दैट पे हाफ ऑक्शन प्राइस ऑफ द लैंड
Besides, certain categories of the land has been exempted from the operation of law. So जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो लॉ बनाया था उसके तहत जब भी किसान की ज़मीन का नीलामी होगी, वो अगर आधा भी पैसा देगा तो वो ज़मीन उसको वापस मिल जाएगी। और कुछ और कैटेगरीज थी जिनके तहत उनकी ज़मीन को नीलामी से बाहर रखा गया था, तो इस वजह से ये सभी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द माउंट बेटन प्लान कल्मिनेटेड इन। माउंट बेटन प्लान की परिणति क्या हुई, मतलब माउंट बेटन प्लान के बाद क्या हुआ। पहला है द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी हुई, द अगस्त ऑफर एक्सटेंडेड बाय क्लीमेंट एटली, वॉवेल प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। निम्नलिखित में से क्या माउंट बेटन प्लान का एक परिणति था, एक उसका प्रभाव था। तो इसका आंसर है डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। मतलब सीधा सीधा माउंट बेटन प्लान के तुरंत बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। चलिए इसका सॉल्यूशन विश्लेषण देखते हैं। क्लीमेंट एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम अनाउंस इन फरवरी 1947। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने निम्नलिखित अनाउंसमेंट की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ग्रांट फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू ब्रिटिश इंडिया बाय जून 1948। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को पूरी तरह की आज़ादी दे देगा, डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आज़ादी देगा, लेकिन जून 1948 में देगा। एंड द फ्यूचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट वुड बी डिसाइडेड आफ्टर द डेट फाइनल ट्रांसफ़र इज़ डिसाइडेड। ये मतलब जो राजाओं की रियासतें थी उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया, उनके बारे में सिर्फ ये बताया गया कि जब भारत को आखिरी दिन, जिस दिन आज़ादी दी जाएगी, उसके बाद में इनके बारे में सोचा जाएगा। द एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड टुगेदर बाय यूके प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख कम्युनिटी। एक्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी सभी के कंसेंट से, सभी की सहमति पर बनाया गया था। एंड दिस एक्ट केम टू बी नोन एज 3 जून प्लान। इस एक्ट का बाद में नाम पड़ा माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून प्लान। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, उसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। कि यह एक्ट पहला कदम था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने का, मतलब सुपरवाइज करने का। एंड दूसरा कथन है इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। इस एक्ट ने कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के स्थापना के लिए मतलब मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा कथन है इट प्रमोटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू इंगेज इन एनी प्राइवेट। इसने कंपनी के कर्मचारियों को प्राइवेट ट्रेड करने के लिए प्रमोट किया। तीसरा कथन ये कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कूट चुनिए। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3, चौथा है 1, 2 और 3 तीनों। तो इसका उत्तर है केवल 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। विश्लेषण है दिस एक्ट इज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस। यह एक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। क्यों? नंबर 1, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल सही, पहला कथन सही है। यह कथन पहला कदम था जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट और मैनेज किया। दूसरा कथन कहता है इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। दूसरा कथन भी सही है। दूसरा कथन कहता है कि इसने पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मैनेज किया, मतलब रिकॉग्नाइज किया, सॉरी, मतलब कि इस एक्ट ने माना कि कंपनी एक राजनीतिक और प्रशासनिक निकाय है। तीसरा कथन इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसने भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। चौथा कथन है इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। मतलब तीसरा कथन, जो दूसरा कथन था अपने प्रश्न में, वो सही है। इसने कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी।
और चौथा कथन है पांचवा, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड। इस एक्ट ने कंपनी के कर्मचारियों को प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होने से रोका, ना कि प्रमोट किया। इस कारण हमारे प्रश्न का तीसरा कथन जो कि प्रमोट करने से संबंधित है वो गलत है। तो इस तरह से आज का ये एपिसोड पूरा होता है।